की लड़ाई है। नंबर गेम में जब आप लड़ रहे हैं, जब आप कंपटीशन के लिए लड़ रहे हैं, तो ब्रजेश सर से बेहतर और मुझसे बेहतर तो ये कोई नहीं समझ रहा होगा कि 3 नंबर का क्या मतलब होता है। अगर ये 3 नंबर होता तो मैं आज रेल संरक्षा आयुक्त तो लखनऊ के पद पर होता। इंटरव्यू जब मैंने यूपीएससी का दिया तो उस समय यही 3 नंबर 1177 रिटर्न में था टोटल लेके इंटरव्यू के साथ, और 1180 पर फाइनल सिलेक्शन शुरू हुआ। तो मुझे ये समझ में आता है कि वो जो कहीं कड़ी रह गई। अभी मुझे मैथ के एक टीचर मिले थे, स्टैट का आखिरी ऐसा मुझे करना था, अगर मैं वो कर गया हो तो दिमाग में आता है कि ये कर गया होता तो वो होता, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वो होता है। लेकिन आपका काम है प्रयास करना, आपका काम है दिल से लगे रहना। दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ाई करना और दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी पढ़ाई करना। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 कदम अपने आप बढ़ता है, और अगर आप 1 कदम पीछे जाते हैं तो ये 3 कदम और पीछे जाके खड़ा हो जाता है और घूरने लगता है। अच्छा छोड़ोगे तो छोड़ दो, मेरा क्या होगा, तुम्हारा बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? आप एक दिन नहीं पढ़ते, उसका असर आपके उस पर पड़ता है, आपके परफॉर्मेंस पर पड़ता है। और ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक दिन में अगर सफल होना रहता तो जैसे क्या होता है, 1 जनवरी आता है तो तमाम शाहरुख खान जो है फील्ड में नया नया ट्रैक सूट और वो लेके चले आते हैं। 5 दिन बाद सारे शाहरुख खान गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको शाहरुख खान की जो 15 साल की तपस्या है, 20 साल का जो लगन है, सलमान का जो 20 साल का फिटनेस का ट्रेनिंग होगा, वो उनको नहीं दिखता। उनको दिखता है कि हम 5 दिन में स्लिम हो जाएंगे। नो, कभी हो ही नहीं सकता। उसी तरह से पढ़ाई आपको रेगुलर करना ही करना है। आप अच्छी मन स्थिति में हैं, आज मम्मी ने डांटा है, आज पापा ने पैसा नहीं दिया कॉपी खरीदने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ना है। ये तो बाधाएं आनी ही आनी है, ये तो तय है कि बिना बाधा के कोई बढ़ना रहता तो कोई फिर सवाल ही नहीं था। लेकिन आप ये सोचिए कि आप इस प्रक्रिया में बन क्या रहे। अभिमन्यु ने अगर 6 चक्रव्यूह तोड़े और 7वें में मारा भी गया तो क्या हुआ? याद तो उसको नहीं रखा गया जिन्होंने मारा, याद तो हम अभिमन्यु का ही नाम रख रहे हैं। इस प्रोसेस में आप क्या से क्या बनते हैं आपको अंदाजा नहीं है। आप यहां से व्यक्ति से मनुष्य तक का सफर तय करते हैं। पंच परमेश्वर अगर लोगों ने पढ़ा होगा तो वो लाइन याद होगी, जब खाला जान कहती है कि बेटा बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे। याद है कि नहीं? 10th में था पंच परमेश्वर। तो ये कहानी ये बताती है कि जब आप किसी न्याय के आसन पर इस प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद बैठेंगे तो आपका आचरण क्या होगा। क्या आप अपना पराया देखेंगे या ये देखेंगे कि कौन न्याय करना है। कल मैं जब ये बोल रहा था संविधान दिवस पर, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो एसएससी हो या बीपीएससी हो, बेस तो वही एक संविधान की प्रस्तावना है। किसको किसको याद है? हाथ उठाइए। एक आदमी, वेरी गुड, याद है। अब उस संविधान की प्रस्तावना के बहाने में एक बार आपको थोड़ा सा ले चलता हूं उस सफर में जो कंपटीशन का बेस होना चाहिए। हम भारत के लोग, ये नहीं कहता है कि मैं, यानी समाज प्रमुख है, व्यक्ति नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ जो देश अंदर और बाहर दोनों नीतियां बना सकता हो। अपनी विदेश नीति भी बना सकता हो, अपनी आंतरिक नीति भी बना सकता हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाज प्रमुख है, व्यक्ति नहीं प्रमुख है। आपका जमीन अगर हम रोड के लिए, हॉस्पिटल के लिए ले रहे हैं तो इसलिए कि समाज का बेहतर हित इसमें छिपा हुआ है, इसके लिए हम ले रहे हैं। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, धर्म को रेगुलेट करेगा, लेकिन राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। धर्म को रेगुलेट वो कर सकता है, इसलिए कि ये आपका व्यक्तिगत मामला है। इसमें सरकार की कोई भूमिका ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिसको, ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज है, साइंस है। साइंस नहीं है कि इसको आप 1+1=2 कर सकते हैं। ये आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है। पंथ निरपेक्ष, गणराज्य बनाने, लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या मतलब है? ये माना जाता है कि वैसा शासन जहां बहुमत से निर्णय लिया जाता है, वैसा परिवार जो बहुमत से अपने बच्चों की भी सुनता है, वो परिवार प्रोग्रेसिव अप्रोच का परिवार माना जाता है। जो अपने सारे लोगों के मन से कार्य करता है, वो परिवार प्रोग्रेसिव अप्रोच का परिवार माना जाता है। तो ये लोकतंत्र का मतलब है जहां बहुमत का शासन, यानी गलतियां कम करने का। एक व्यक्ति को अगर सारा पावर दे दिया जाए तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सर बैठे हुए तो अंग्रेजी बोलने में 2-3 बार सोचना पड़ जा रहा है कि कहीं एक भी शब्द गलत हो गया तो फिर सर से डर भी लग रहा है। तो मैं बता दूं कि स्कूल से लेकर पीजी तक मैं सरकारी व्यवस्था में पढ़ा हूं। बस अभी मैं आ ही रहा हूं सर, उसी एक बात पर आ रहा हूं कि कोई कॉन्वेंट में सर तो ये जो मैं कह रहा था
कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है, कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हमने हिटलर को देखा, हमने नेपोलियन को देखा, हमने बड़े बड़े स्टालिन को देखा, हमने माओ जेडोंग को देखा। सारे लोगों के साथ दिक्कत ये थी कि उनको जो लगा कि सही है उसमें करोड़ों मानवों का वध हो गया, करोड़ों व्यक्तियों का वध हो गया उनके पागलपन के चक्कर में। तो लोकतंत्र पर हम इसलिए जोर देते हैं। गणराज्य का मतलब क्या, कि एक तमिलनाडु के सुदूर रामेश्वरम से पैदा हुआ मुस्लिम परिवार का व्यक्ति भी देश के सर्वोच्च पद पर जा सकता है। ये गणराज्य है। गणराज्य के लिए, उसके बाद बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें से कोई एक व्यक्ति को अगर ये समझ है कि नहीं कि किस कार्यक्रम के तहत, किस न्याय व्यवस्था के तहत वो यहाँ है, किसी को समझ है किसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में? सामाजिक न्याय। वो वर्ग जो पिछड़ गया है, वो वर्ग जो हाशिए पर चला गया, वो वर्ग जो अच्छा नहीं कर पाया किसी कारणवश, किसी भी उससे, उस वर्ग को आगे लाने के लिए हम आरक्षण की व्यवस्था देखते हैं, हम ऐसे क्लासेस चलाते हैं, हम एक वातावरण निर्मित करते हैं कि देखो ये देश तुम्हारा भी ध्यान रख रहा है, तुम हमारे अपने हो, तुम पिछड़ गए तो ऐसा नहीं है कि तुम पिछड़े ही रहोगे, हम तुम्हें आगे लेके जाएंगे। ये सामाजिक न्याय है और हमारी सरकार इस पर बहुत फोकस करती है। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? एक परिवार जिसमें मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 5,000 कमा रहा है, और अगर वो 5 भाइयों का परिवार है और अगर 1 लाख वाला किसी को ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो क्या उस परिवार में प्रेम बचा रहेगा? लेकिन अगर वो परिवार सारी आमदनी को इकट्ठा करके ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि सबका जीवन स्तर लगभग समान रहे, तो वहां आर्थिक न्याय घटेगा ना। उस परिवार में क्या पैदा होगा? एक अलग तरह की एकता पैदा होगी। इस पर मैं बाद में आऊंगा। आर्थिक न्याय और उसके बाद राजनीतिक न्याय। आपको पता होना चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो आधी आबादी है, इसको फ्रांस जैसे देश में भी 1940 में मतदान का अधिकार मिला, चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला। और आपका नया स्वतंत्र देश जैसे ही वो पैदा हुआ, ये देश का अभ्युदय हुआ, वैसे ही ये अधिकार 1952 के पहले चुनाव से सबको प्राप्त है ना। तो ये राजनीतिक न्याय है कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, वर्ग से हो, 18 साल से ऊपर है या 25 साल से ऊपर है, तो विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा के लिए, और उसके बाद 30 साल वाला जो है विधान परिषद और उसके लिए एलिजिबल हो जाता है राज्यसभा के लिए। तो ये आपका कितनी बड़ी व्यवस्था है कि आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप कितना आय कमाते हैं, आपसे ये नहीं पूछा कि आप किस जाति थे, आप कितना पढ़े हैं, कितना लिखे, इससे मतलब नहीं। और ये दिखता भी है कि यहाँ लोकतंत्र कितनी खूबसूरत स्थिति में है कि जब बगल का देश आज भी सेना की तानाशाही से त्रस्त है, चीन चाहे जितना विकास कर ले, जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग आप कर रहे हैं वो कभी वहां के लोग नहीं कर सकते हैं। तो उन सारे जो अगल बगल के देशों को देखिए तो कभी एक तख्ता पलट होता है, कभी एक होता है, कभी नेपाल जल रहा होता है, कभी बांग्लादेश जल रहा होता है, कभी श्रीलंका जल रहा होता है, और आज हम 76 सालों से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके पीछे यही राजनीतिक न्याय जो दिया गया और जो अब लोगों के जनमानस में उतर गया कि अगर पोलिंग होती है तो एक तरफा पोलिंग होती है, अगर बहुमत मिलता है तो 2/3 बहुमत से मिलता है। बिहार जैसा जिसको पिछड़ा समझा जाता है, उस राज्य में भी इस तरह का दिखता है कि जो सरकार काम कर रही है उसको इस तरह से समर्थन मिलता है। तो ये बताता है कि हमारा लोकतंत्र कहीं परिपक्व हो गया है। समझ में आया? और इसके बाद क्या, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय है ना। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हम क्या करें?